नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को रुद्रपुर में प्रस्तावित 1 लाख करोड़ रुपए की ग्राउंडिंग सेरेमनी के सफल आयोजन के लिए तैयारियां समयबद्ध रूप से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम भव्य और प्रभावशाली स्वरूप में आयोजित किया जाए, जिससे कि राज्य की औद्योगिक प्रगति को नई गति और पहचान मिले। सीएम धामी ने कहा कि इस भव्य आयोजन में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि होंगे। यह आयोजन राज्य के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगा और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा। वर्ष 2023 में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान राज्य सरकार को 3.5 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। इनमें से 1 लाख करोड़ की ग्राउंडिंग हो चुकी है। उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सियासत तेज है। तमाम पदों के प्रत्याशी जीत का दावा कर लोगों को रिझाने में लगे हुए हैं, तो वहीं बीजेपी पंचायत चुनावों में कांग्रेस से एक कदम आगे बढ़ गई है। इसी दौरान बीजेपी ने बैठक कर ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए जिला प्रभारी भी घोषित कर दिए। प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान के मुताबिक प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के निर्देश पर सभी जिलों में चुनाव प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं, तो वहीं बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बम्पर जीत का दावा भी ठोक दिया है। बीजेपी ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अपना जो जीत का दावा है वो कर दिया है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी तरीके से तैयारी है और जिस तरीके से अब पंचायत चुनाव को लेकर त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव है उसको लेकर मैदान में सभी पार्टियां अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए लोगों को, वहां के जो आम जनता है उसको अपने अपने वार्ड के अनुसार जो है रिझाने की पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी जो है कोई भी कोर कसर यहां छोड़ना नहीं चाह रही है और पूरे आत्मविश्वास के साथ में भारतीय जनता पार्टी ने ये भी जीत का भी दावा यहां पर करते हुए कहा कि इस चुनाव में हमें बम्पर जीत हासिल होगी। उधर 11 जुलाई से कांवड़ यात्रा प्रारंभ होने जा रही है, जिसके चलते मंगलौर कोतवाली पुलिस भी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। कोतवाल शांति कुमार के नेतृत्व में नगर भर में फ्लैग मार्च निकाला गया और इस दौरान उनके साथ भारी पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवान मौजूद रहे। मंगलौर कोतवाली प्रभारी शांति कुमार ने बताया कि नगर में हो रहे अतिक्रमण को लेकर फ्लैग मार्च निकालकर लोगों को सचेत किया जा रहा है कि जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है वे अपना अतिक्रमण खुद हटा लें। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में आने वाले सभी कांवड़ियों का स्वागत है। कांवड़ यात्रा के दौरान जो हमारा अतिक्रमण हो रखा है इसको हटाना है और थोड़ा सा जनता में संदेश देना है कि कांवड़ यात्रा को सकुशल, पास पर्याप्त मात्रा में फोर्स है, कम पड़ेगी तो और आ जाएगी। किसी तरह का कोई हुड़दंग नहीं होने दिया जाएगा। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसमें अमल में लाई जाएगी। आस्था के गाने बजाएं और एक अपने निर्धारित वॉल्यूम में बजाएं। अगर डीजे बजा के हुड़दंग करेंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। देवखड़ी नाले के अपस्ट्रीम वन क्षेत्र का नगर निगम हल्द्वानी और प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने संयुक्त निरीक्षण किया और यह निरीक्षण बदियूनी में हुई भारी बारिश के बाद नाले में बड़े जल प्रवाह और संभावित जल भराव को लेकर किया गया है। अब तक 13 में से 10 चेक डैम तैयार हो चुके हैं और जिनसे जल की रफ्तार कम होने और मलबा रोकने की शहरी क्षेत्रीय सुरक्षित रहा है। मलबा हटाने के लिए 2 जेसीबी तैनात की गई।
साथ ही तपोवन कॉलोनी के पास में चैनलाइजेशन कार्य शुरू हो चुका है। निरीक्षण टीम ने मानसून में इन संरचनाओं की नियमित निगरानी की आवश्यकता पर जोर दिया है। बारिश के बाद में मलबा हटाने का तैनात का कार्य जो है पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है। 10 चेक डैम जो कि बनाए गए हैं, जिनमें से जलभराव से उनको निजात भी मिलती हुई प्रशासन को यहां पर दिखाई दे रही है, जिससे कि क्षेत्रवासियों को, इससे रहवासियों को लाभ भी पहुंचता हुआ और तनाव कम हो रहा है। क्योंकि जो गंभीर समस्या बनती थी बारिश के बाद में मानसून के सीजन में, वो कहीं न कहीं 10 चेक डैम बनने से थोड़ी सी राहत यहां पर दिखाई दे रही है। अधिकारियों का अपस्ट्रीम क्षेत्र का जो है उन्होंने जायजा लिया है। जलभराव से कहीं न कहीं राहत मिलती हुई दिखाई दे रही है। बारिश के बाद में मलबा हटाने का कार्य तेजी के साथ में जेसीबी के माध्यम से किया जा रहा है। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर उठ रहे सवालों के बीच में बीजेपी की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने कहा कि निश्चित रूप से चुनाव समय पर होने चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां बनती हैं उनके अनुसार सभी को चलना पड़ता है और चुनौतियां तो हैं, और खासकर मानसून के समय में कई क्षेत्रों में ज्यादा दिक्कतें आती हैं, लेकिन भाजपा कभी चुनौतियों से पीछे नहीं हटती। उसका जो अभी ये देखिए ऐसा है, निश्चित रूप से चुनाव समय पे होने चाहिए, लेकिन जो परिस्थितियां थी उसके अकॉर्डिंग हम सभी को चलना पड़ता है। और चुनौतियां हैं, चुनौतियों से हम नहीं पीछे हट रहे हैं। चुनौतियां हैं बेशक, मानसून के टाइम पे हिली एरियाज में ज्यादा चुनौतियां रहती हैं, तो इसीलिए हम लोग जो हैं चरणों में चुनाव कराने जा रहे हैं ताकि सही तरीके से जो है वो संपन्न हो। एक उसका जो अभी ये चल रहा है डोईवाला में, वो क्या है, वाले कांवड़ियों की सुरक्षा को देखते हुए योग नगरी रेलवे स्टेशन पर प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन किया और इस मॉक ड्रिल के तहत जीआरपी को सूचना मिली कि योग नगरी स्टेशन पर एक बम विस्फोटक हुआ है और इस बम विस्फोट से होने से 2 यात्री घायल हो गए हैं। जीआरपी के सीओ स्वप्न मोयाल ने बताया कि यह पूरा घटनाक्रम मॉक ड्रिल के तहत में हुआ था और इसका मकसद जो है जीआरपी और अन्य विभाग की कार्यदक्षता को परखना था। फिलहाल सभी विभागों का आपसी तालमेल और क्विक रिस्पांस बहुत अच्छा देखने को मिला है। ये कांवड़ मेला के दृष्टिगत डीजीपी महोदय का आदेश हुआ था कि कांवड़ मेला क्षेत्र में सभी जितने भी वाइटल इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर हम लोग एक मॉक ड्रिल एक्सरसाइज करा करें ताकि काउंटर टेररिज्म किया जाए, टेररिज्म के अगेंस्ट में एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज की जाए। इसके दृष्टिगत हमने योग नगरी में एक काउंटर टेररिज्म मॉक ड्रिल करी है। इसमें एक सूचना आई कि यहाँ पे एक बम विस्फोट हुआ है और 2 टेररिस्ट यहाँ पर पाए गए हैं जिन्होंने 2 व्यक्तियों को बंधक बनाया है। उसके बाद हमने कमांड सेंटर के साथ कोऑर्डिनेट करके जितने भी वाइटल जो हमारे इंस्टीट्यूशन से उनसे कोलैबोरेट किया, जैसे कि जिला प्रशासन हुआ, हॉस्पिटल्स हुए और एसडीआरएफ हुई, फायर डिपार्टमेंट हुआ, सबसे कोऑर्डिनेट करके सारी टीम से कोऑर्डिनेट किया गया। सभी यहाँ पर टाइम से पहुंची। उसके बाद एटीएस की टीम ने एक काउंटर टेररिज्म मेजर लागू किया और दोनों ही टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया और दोनों ही बंधक को छुड़ाया। खबर खटीमा से है, जहां पर इंडो नेपाल के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने और आत्मनिर्भरता बनाने की ओर एक सार्थक कदम उठाया गया है और इस शिविर का आयोजन 57 बटालियन सशस्त्र सीमा बल एवं एमएसएमई तकनीकी सेंटर से तारगंज के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। शिविर में द्वितीय बैच के लिए 30 सीटों पर जो है सीमावर्ती क्षेत्र के 18 से 35 वर्ष के युवाओं से 2.5 महीने के निःशुल्क जो है कारपेंटर प्रशिक्षण आवेदन मांगा गया। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को स्वरोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से की गई।
कारपेंट्री से रिलेटेड एक कोर्स है वो चला रहे हैं। इसका पहला बैच हमारा खत्म होने की कगार पे है और दूसरा बैच के हम स्टार्टिंग के लिए जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं उनको चुनने के लिए यहाँ आए हैं। इसका उद्देश्य ये पहला तो इसका फायदा ये है कि ये बिल्कुल निःशुल्क है। हमारे यहाँ हॉस्टल में रहना, खाना, पढ़ना, ट्रेनिंग सब कुछ एकदम फ्री है और इसका भविष्य में उद्देश्य ये रहेगा कि जो इच्छुक अभ्यर्थी हैं और जो कोर्स करके अच्छा वहां से निकलते हैं वो अपना स्वरोजगार कर सकते हैं, कहीं नौकरी कर सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है और एक्शन टेसा हमारी स्पॉन्सरिंग एजेंसी है जिसके थ्रू हम ये प्रोग्राम दोनों लोग मिल करके चला रहे हैं। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन छात्रावास की भी सुविधा है और जो प्रदेश में नई ई-पॉश मशीनों से राशन वितरण के पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग की गई। खाद्य विभाग ने सार्वजनिक राशन वितरण प्रणाली को बेहतर करने के लिए राशन की दुकानों में पीओएस मशीनें लगाई हैं और इसी के तहत देहरादून में स्थित समस्त राशन वितरण दुकानों में यह मशीनें लगाई गई हैं। इस दौरान जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि इसके जरिए कोई भी लाभार्थी राशन लेने से वंचित नहीं रह पाएगा और आपको बता दें कि इस मशीन से जो है उपभोक्ता और राशन डीलर दोनों के बीच में पारदर्शिता बनी रहेगी। साथ ही इससे राशन पूरे वजन और उत्तम गुणवत्ता के साथ लाभार्थी तक पहुंचेगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा सशक्त बनाने के लिए भारत सरकार के निर्देश पर शासन द्वारा सभी उचित दर दुकानों पर न्यू ई-पॉस मशीनें लगाई गई हैं। इसके अंतर्गत जनपद देहरादून में मई महीने से इसका शुभारंभ किया गया है और जनपद की 1026 सभी राशन की दुकानों पर ये न्यू ई-पॉस मशीन लगा दी गई है। इससे जहाँ तक लाभार्थी को लाभ होने का फायदा होने से मतलब है तो इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। कुछ कार्ड धारकों के जिनके बायोमेट्रिक नहीं हो पाता था, अंगूठे घिस गए थे या किसी कारण से उनके नहीं हो पाते थे, तो इस मशीन में आंखों के माध्यम से भी इसका सत्यापन किया जा सकेगा। आयरिश का भी इसमें प्रोविजन है। जिला अस्पताल में मरीजों के लिए एक अत्याधुनिक सुविधा शुरू की गई है, जहां पर अस्पताल के ईएनटी विभाग में वीडियो एंडोस्कोपी जांच की सुविधा शुरू की जा चुकी है और इस तकनीक के जरिए सभी डॉक्टर कान, नाक और गले की अंदरूनी स्थिति को न केवल स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं बल्कि मरीजों को भी यह लाइव स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। इस पर और जानकारी देते हुए ईएनटी सर्जन डॉक्टर सोनाली जोशी ने बताया कि इस तकनीक से कान के पर्दे में छेद, संक्रमण, फंगल इन्फेक्शन, नाक में रुकावट या मांस के उभार के साथ साथ गले की सूजन या वोकल कॉर्ड्स के गड़बड़ी जैसी समस्याओं की सटीक जांच संभव हो रही है। हमारे पास 2 तरह के एंडोस्कोप हैं, एक में 0 डिग्री है, एक में 70 डिग्री है। 0 डिग्री से हम कान और नाक इन 2 के हम लोग कोई दिक्कत है तो वो पता लगाते हैं, प्लस मरीज को भी दिखाते हैं। सेकंड जो 70 डिग्री का एंडोस्कोप होता है उसके लिए गले के लिए जो मुंह में गले में बोलने की तारों तक जो भी रास्ता है उस रास्ते में कोई सूजन तो नहीं है, कोई लाली तो नहीं है, कोई मांस, कोई ग्रोथ तो नहीं बनी हुई है, वो हमको उस एंडोस्कोप में दिख जाती है और हम मरीज को भी आसानी से दिखा पाते हैं। ये सुविधा होती है जी। इस पे हमारी ईएनटी विभाग की टीम द्वारा एक एंडोस्कोपी किया गया है जो अभी तक हमारे यहाँ पे उपलब्ध नहीं थी और जिसके लिए कई बार मरीजों को श्रीनगर भी राहत नहीं मिलती थी तो एम्स या देहरादून जाना पड़ता था। अब वो सुविधा हमारे चिकित्सालय में उपलब्ध हो गई है जो हमारे डॉक्टर चौहान और उनकी टीम द्वारा ये आरंभ कर दिया गया है। उधर रुड़की कोतवाली क्षेत्र में 2 पक्षों के बीच में खूनी संघर्ष देखने को मिला है तो वहीं इस खूनी संघर्ष में एक शख्स की मौत हो गई है और 3 अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। बता दें कि जोरासी गांव में 2 पक्षों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और विवाद इस हद तक बढ़ गया कि दोनों पक्षों को लाठी डंडे लेकर एक दूसरे के सामने आमने जो है साथ में ही दोनों पक्षों ने खूब जमकर एक दूसरे पर पथराव भी किया है और मारपीट के दौरान एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रहलाद मीणा ने आपराधिक समीक्षा बैठक आयोजित की, जिसमें आपराधिक गतिविधियों को रोकने और पंचायती चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपराधों और आपराधिक गतिविधियों पर जो है अंकुश लगाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं और जिले में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाएं। जो मासिक अपराध गोष्ठी हुई है उसमें हमारा क्राइम का रिव्यू किया गया है, कुछ प्रिवेंटिव एक्शन को लेकर रिव्यू किया गया है। इसके साथ ही आगामी जो पंचायत चुनाव है उसमें जो संवेदनशीलता है पोलिंग स्टेशन में, उसके अनुसार इनको क्या कार्रवाई करनी है उसके संबंध में निर्देश दिया गया है, क्योंकि बारिश का सीजन चल रहा है और इसके दौरान चुनाव भी होने पोलिंग स्टेशन का आगे होने के लिए, और अगर वहाँ पर उस दिन ज़्यादा बारिश होती है तो जिला प्रशासन से आपदा प्रबंधन से इसकी आईडीपीएल चौकी क्षेत्र अंतर्गत एक युवक से जो है मोबाइल और नकदी लूटने के आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने लूटा हुआ मोबाइल फोन और 23,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। तो वहीं आरोपी के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर मामला जो है कोर्ट में पेश किया है और जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। साथ ही पुलिस ने मामले की अग्रिम जांच के साथ में कार्रवाई शुरू कर दी है, जिस पर और जानकारी देते हुए कोतवाल प्रदीप राणा ने बताया कि चौकी क्षेत्र अंतर्गत झारखंड में रहने वाले एक युवक से आरोपी ने मोबाइल और 5,000 लूटने के बाद आरोपी फरार हो गया था। देहरादून में एसटीएफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल हरिद्वार में बड़ी आपराधिक वारदातों को अंजाम देने की फिराक में 2 बदमाश इलाके में घूम रहे थे और जिनको प्रेमनगर क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें कि तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और एक तमंचा, 12 जिंदा कारतूस, एक कार और एक बाइक बरामद की गई है। जानकारी के मुताबिक दोनों अपराधी पहले से ही कई संगीन मामलों में जेल जा चुके हैं और रिहा होकर दोबारा गिरोह सक्रिय होने की कोशिश कर रहे थे। और बता दें कि एसटीएफ टीम ने ये छापेमारी गुप्त सूचना के आधार पर की थी। 2 अभियुक्त हैं, एक समर्थ पवार है और एक ये संजय नेगी है। इन 2 की अरेस्टिंग हुई है और इनकी कस्टडी से 3 पिस्टल और एक सीएमपी और 8 कारतूस पिस्टल के और 4 सीएमपी के ये बरामद हुए हैं। और जो इनसे पूछताछ हुई है, प्रारंभिक पूछताछ, इसमें ये जानकारी मिली है कि जो समर्थ पवार है ये रुड़की जेल में निरुद्ध चीनू पंडित के संपर्क में था और उसी के इंस्ट्रक्शंस पे असले इकट्ठे कर रहा था और उसके इंस्ट्रक्शंस पे उसको ये बताया गया था कि जो पेरोल से बाहर आएगा तो ये कोई वारदात करने की फिराक में थे। तो इसमें एसटीएफ को जब इनपुट मिला, इसको डेवलप किया गया तो 4 असले बरामद हो गए हैं और इसी कड़ी में कुछ 7 वेपन इन्होंने और जो है सप्लाई किए हैं, जिनकी जानकारी मिली है।
भारत बंद के तहत हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में विभिन्न ट्रेड यूनियनों और संगठनों ने एक दिवसीय हड़ताल कर केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण और श्रमिक विरोधी श्रम कानूनों के खिलाफ बैंक कर्मी, शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मजदूर और सामाजिक संगठनों ने बैनर तख्तियों के साथ में नारेबाजी की। बता दें कि यूनियन नेताओं ने चारों श्रम कोड वापस लेने और निजीकरण पर रोक लगाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने जो है चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन तेज होगा। हड़ताल का एक बहुत बड़ा मुद्दा लेबर कोड है। सरकार लेबर कोड के माध्यम से मजदूरों को गुलाम बनाने की कोशिश कर रही है। ये मजदूर वर्ग को कतई स्वीकार नहीं है। हम ये मानते हैं कि जो पहले श्रम कानून थे उनको ही बहाल किया जाए, उनका सख्ती से पालन कराया जाए। और लेबर कोड के अलावा एक बहुत बड़ा मुद्दा जो निजीकरण की नीतियां हैं सरकार की, निजीकरण, उदारीकरण और जो हर क्षेत्र का विनिवेशीकरण कर रहे हैं हर संस्था का, हम उसके खिलाफ हड़ताल पे हैं। और इसके साथ साथ जो सभी सरकारी विभाग हैं उनमें लाखों की संख्या में पोस्ट वैकेंट पड़ी है और बेरोजगारी इतनी ज्यादा चरम पर पहुंच चुकी है कि वो बिल्कुल एक अमानवीय स्तर पर पहुंच चुकी है। हमारी ये मांग है कि हर सरकारी विभाग में, हर संस्था के अंदर परमानेंट रोजगार दिया जाए। तो मांग ये है कि जो सामाजिक सुरक्षा सरकार खत्म कर रही है उसको बहाल करे, कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन 36,000 रुपया महीना दिया जाए और जो ठेका प्रथा है इस देश के अंदर उसे खत्म किया जाए। और देश में जो सरकार नए तरह के कानून ला रही है जिसमें यूनियन का अधिकार छीना जा रहा है, यूनियन के माध्यम से लोग अपना हक अधिकार ले पाते हैं, उसको छीना जा रहा है। ये सब चीजें बहुत विकराल तौर पर हो रही हैं। सरकार इसमें वर्कमैन का, कर्मचारियों का प्रोटेक्शन करने के बजाय उनको दंडित कर रही है। वर्कलोड बढ़ा दिया है, काम के घंटे 8 घंटे से 9.5 घंटे करने की सरकार की योजना है और यहाँ तक कि सरकार न्यूनतम वेतन को 192-93 रुपया मान रही है, जबकि मार्केट में इससे ज्यादा की न्यूनतम दिहाड़ी चल रही है। तो ये अपने आप में शर्मनाक बात है कि सरकार इस देश के संसाधनों का निजीकरण कर रही है, संस्थानों का निजीकरण कर रही है। उत्तराखंड में अधिकारियों द्वारा प्रोटोकॉल का पालन न किए जाने का मुद्दा लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विगत दिनों जिलाधिकारी देहरादून को भी यह फजीहत झेलनी पड़ी। लोकसभा अध्यक्ष और राष्ट्रपति के दौरे के दौरान विधानसभा अध्यक्ष को न बुलाए जाने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी जो है खासी नाराज नजर आ रही हैं और इसी को लेकर एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अधिकारियों को प्रोटोकॉल की जानकारी नहीं है या वे जानबूझकर उसे नजरअंदाज कर रहे हैं। अगर हम किसी संवैधानिक पद पर हैं तो हमें उसकी जिम्मेदारी और गरिमा को समझना चाहिए। प्रोटोकॉल किसी भी व्यक्ति का नहीं बल्कि पद की मर्यादा का होता है। मेरा तो ये मानना है कि या तो उनको नॉलेज नहीं है प्रोटोकॉल का और यही कह सकती हूँ, लेकिन हम अगर किसी पद पर हैं, कोई हमारे पास जिम्मेवारी है तो उस जिम्मेवारी को समझना चाहिए। और प्रोटोकॉल तो एक ऐसी चीज है जो कि बहुत आवश्यक है, होना चाहिए, क्योंकि वो पद की गरिमा है। वो किसी व्यक्ति की गरिमा के बारे में बात नहीं होती है, वो पद की गरिमा की बात होती है। तो प्रोटोकॉल रितु खंडूरी भूषण का नहीं है, प्रोटोकॉल उत्तराखंड स्पीकर का है। तो अफसरों को ध्यान इसका रखना चाहिए और नहीं अगर पता है तो थोड़ा पढ़ लें। टनकपुर में हुई भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। अधिक पानी बरसने से नालियों का पानी भी सड़क पर बहने लगा है, तो वहीं बस स्टेशन से राजाराम चौराहे के बीच भी दुकानों में पानी घुस आया और इस दौरान प्रभावित लोगों ने नालियों के निर्माण की मांग उठाई। और आपको बता दें कि टनकपुर में हुई सिर्फ 2 घंटे की तेज बारिश ने जो है नगर पालिका और प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। प्रशासन को नगर में हुए जलभराव भरवाने आईना दिखा रहा है। तो आपको बता दें कि 2 घंटे की बारिश से टनकपुर की सड़कें और गलियां जलमग्न हो गई। यह व्यापार मंडी जो ब्रिटिश राज होता था, जो अंग्रेजों का राज होता था, सबसे बड़ी एक मंडी हुआ करती है टनकपुर। कुमाऊं का सबसे बड़ा जोन था टनकपुर। उस क्षेत्र पे इस तरीके से व्यवस्था इंतजाम ना करने के कारण आज लोग जो यहाँ के जनता है बहुत ज्यादा त्रस्त है। आज बारिश के उससे मात्र 1 घंटे की बारिश से टनकपुर की स्थिति इतनी ज्यादा भयावह हो चुकी थी कि लोगों के घरों में पानी आ गया था, लोगों के दुकानों के अंदर पानी घुस गया, जिससे कि लोगों को बहुत भारी नुकसान हुआ। पिछले साल के उससे भी प्रशासन ने कुछ सीखा नहीं। पिछले साल घसियारा मंडी की बेल्ट में
और ये जो हमारी ये वार्ड नंबर 6 का इलाका है, जो स्टेशन मार्ग रोड है, इस इलाके में भी पानी पिछला भी बहुत भरा था, परंतु प्रशासन के किसी भी कर्मचारी गण, किसी भी अधिकारी गण के द्वारा रूट मैप में आके ग्राउंड रिपोर्ट हुई ही नहीं हुई। ग्राउंड उनका कार्य क्या था कि नालियों के चौड़ीकरण होना चाहिए था। यहाँ पे जितनी भी नालियां सब तो बंद हो रही हैं, जिसका सारा पानी नाली का पूरे मेरे घर में अंदर एंटर कर गया। मेरा राशन, मेरी बच्चों की कॉपी, किताबें सब भीगे। यहाँ पे घुटने घुटने तक पानी घुसा हुआ था और मेरे रजाई गद्दे तक भीग गए। मुझे पूरी जितनी भी बारिश हुई, वो पूरी बारिश समझ लो मेरे सर के ऊपर उतरी है ये नालियां साफ करने में। ये नालियों में तो बिल्कुल पैक है ये नालियां। अभी वार्ड नंबर 3 की लगभग सारी नालियां ही छूट पड़ी हैं। इससे पूर्व में नगर पालिका स्टाफ, नगर पालिका यूरो साहब, अध्यक्ष महोदय को इससे अवगत कराया गया था कि नालियों की कली झाड़ वगैरह कराई जाए, लेकिन संज्ञान न लेते हुए बरसात उनका आई गई और लास्ट 2 घंटे की बारिश में ही जलमग्न हो गया पूरा वार्ड नंबर 3, जिसमें कई घरों में पानी घुस चुका है, लोग परेशान है, राशन भीग चुका है उनका। लोगों के यहाँ पानी भर चुका है घरों। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।